हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं कि आरो सुकमियों के पास खाना लेकर आती है और उसे कहती है कि आज रात के लिए आपको यही खाना पड़ेगा। तो सुकमियों कहती है कि तुम जानती हो कि मैं तुम्हें मारना चाहती थी, तो फिर तुम मेरी इतनी खिदमत क्यों कर रही हो। आरो कहती है कि मैं नहीं जानती कि महल में आपकी परवरिश कैसी हुई है, लेकिन जहाँ मैं पली बड़ी हूँ वहाँ पर इसे इंसानियत कहते हैं। हमें हर इंसान को खाना खिलाना चाहिए, फिर चाहिए हम उससे जितना मर्जी गुस्सा क्यों ना हो। और वैसे भी मैं आपकी वेद हूँ, तो अपने मरीज का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। फिर आरो एक सिपाही की गर्दन का इलाज करती है, तो वो कहता है कि तुम तो बहुत ही कमाल की वेद हो। सुकमियों की सेविका भी आरो से यही कहती है, तो आरो कहती है कि अगर तुम लोग कह रहे हो तो मान लेती हूँ, लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं है। फिर वो सभी बातें करने लगते हैं। मैकजॉन भी आरो को ही देख रहा होता है और मोम्योंग से कहता है कि तुम्हारी बहन कहीं भी चली जाए वो हर जगह जिंदा रह सकती है और इसीलिए तुम्हारी बहन मुझे पसंद भी है। तो मोम्योंग कहता है कि तुम्हारा मजाक अभी तक खत्म नहीं हुआ। मैकजॉन कहता है कि मैंने आरो को लेकर कभी भी तुमसे मजाक नहीं किया है, मैं सच में उसे बहुत पसंद करता हूँ। मोम्योंग कहता है कि आरो ही क्यों। तो मैकजॉन कहता है क्योंकि वो सिर्फ मेरे लिए बनी है, वो एक लौती है इस दुनिया में और उसे मैं पाकर रहूंगा। तो मोम्योंग कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम एक बात जान लो कि मेरे लिए सब कुछ आरो ही है। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे उसकी जरूरत है या फिर मैं उसे चाहता हूँ, बल्कि आज जो मैं सांस ले रहा हूँ इसकी वजह भी आरो ही है। फिर आरो सुकमियों के साथ होती है और सुकमियों से कहती है कि आज रात को आपको मेरे साथ यहीं पर सोना होगा, कल तक हम बेगची पहुँच जाएंगे, तो आपको आज मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा। फिर वो सुकमियों से कहती है कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आप मुझे यहाँ पर इसलिए लेकर आई हैं ताकि आप मेरे भाई को अपने साथ लेकर जा सकें। तो सुकमियों कहती है कि तुम सच सुनना चाहती हो या फिर झूठ, और मुझे किसे साथ लेकर आना है किसे नहीं ये मुझे तुमसे पूछने या तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तो आरो कहती है कि क्या आपको अपने भाई के बारे में कुछ याद है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मोम्योंग आपका भाई है तो आप गलत हैं, क्योंकि मेरा भाई कभी आपका भाई हो ही नहीं सकता। सुकमियों मोम्योंग के बारे में ही सोचती है और कहती है कि तुम चाहे जो भी कहो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जानती हूँ कि वही मेरा भाई है। फिर मोम्योंग और मैकजॉन बातें कर रहे होते हैं। मैकजॉन कहता है कि अगर तुम यहाँ के राजा होते तो तुम शिला को बदलने के लिए क्या करते। यहाँ की आवाम इतनी भूखी हो गई है कि भूख के मारे वो चोरी कर रहे हैं। मोम्योंग कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम महाराज नहीं हो, तो फिर तुम इन सब के बारे में इतना परेशान क्यों हो रहे हो। तो मैकजॉन कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। फिर हमें हुरांग मास्टर को दिखाते हैं जो फिर से मछली पकड़ रहे होते हैं और वो हुरांग के यहाँ ना होने की वजह से बहुत ज्यादा सैड भी होते हैं। पीजू भी वहाँ पर उनका पसंदीदा चावल का पापड़ लेकर आता है, तो हुरांग मास्टर कहते हैं कि आज तो इसको खाने का भी दिल नहीं कर रहा, तो क्यों ना जिसको मछलियों को खिला दें। और फिर पापड़ तालाब में फेंकने के बाद हुरांग मास्टर पीने के लिए चले जाते हैं। हानचंग भी जुयोन से यही बातें कर रहा होता है कि वो लोग कब आएंगे, मैं मोम्योंग को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। तो जुयोन कहता है कि वो तुम्हें इतना ज्यादा पसंद है। तो हानचंग कहता है कि हाँ। तो जुयोन कहता है कि मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो हानचंग कहता है कि तुम मुझे नहीं पसंद। पाहु को दिखाते हैं जो रो रहा होता है। डैंसी उसके पास आता है और कहता है कि तुम रो रहे हो, एक 22 साल का मर्द ऐसे रोता हुआ अच्छा नहीं लगता, और तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझो, तो क्या मसला है मुझे बताओ। खांगसांग वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि देखो तो दो शिष्य अपने गुरु की याद में कैसे रो रहे हैं, वैसे अच्छा है कि तुम दोनों ने अभी से रोना शुरू कर दिया है। तो पाहु खांगसांग के पास आता है और उसे कॉलर से पकड़ते हुए ऊपर उठा देता है और कहता है कि तुम्हारी इस बात से क्या मतलब है। खांगसांग कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो सभी जिंदा वापस लौटेंगे। पाहु कहता है कि क्या बात है, मुझे सच सच बताओ। तो खांगसांग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि योंगशिल उन सबको वापस जिंदा लौटने देगा। तो पाहु उसे गुस्से से पानी में फेंक के चला जाता है। फिर किमसुक होरांग रे आए होते हैं और होरांग असिस्टेंट से बात कर रहे होते हैं। डैंसी और हानचंग भी वहाँ पर आ जाते हैं। किमसुक डैंसी से कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा है ना कि हानचंग तुम्हारा बड़ा भाई नहीं बल्कि तुम्हारा गुरु है। फिर वो डैंसी को मारने लगते हैं और कहते हैं कि तुम उसे इस तरह से बेवकूफ बनने क्यों दे रहे हो, तुम उसे सिखाओ और तब तक सिखाओ जब तक तुम्हारी हड्डियां न टूट जाएं। हमारे खानदान का असली वारिस तो वो ही है। हानचंग भी ये सब देख के रो रहा होता है। किमसुक हानचंग से कहता है कि तुमने देखा ना कि डैंसी का क्या हाल हुआ है, तो तुम भी अपनी कमर को कस लो। तो हानचंग कहता है कि जी दादाजी। फिर किमसुक के जाने के बाद हानचंग रोता हुआ डैंसी को उठाता है। डैंसी कहता है कि वो पूरे हो गए हैं और शायद कमजोर भी, क्योंकि शायद इस बार की छड़ी की मार में वो बात नहीं थी जो पहले पड़ा करती थी। फिर योंगशिल बेगची के राजकुमार के लिए बहुत सारे तोहफे मंगवाता है और स्कारमैन से कहता है कि बेगची के राजकुमार को ये सारे तोहफे पहुंचा दो, लेकिन उनके महाराज की सालगिरह से पहले पहले। फिर हानचंग बैंड्रियो का पूछता है तो योंगशिल कहता है कि उसे सब कुछ पहले से समझा दिया गया है, उसे कुछ नहीं होगा। फिर हमें राजकुमार जियोन को दिखाते हैं। वो अपने सेनापति से पूछ रहा होता है कि शिला के जो लोग चोरी करके भागे थे उन्हें कैद कर लिया है ना, लेकिन हमारे कैद खाने में तो जगह नहीं है, फिर तुमने उन लोगों को कहाँ रखा है। सेनापति कहते हैं कि इसी वजह से हम जल्दी ही एक और कैद खाना तैयार करवा रहे हैं। जियोन कहता है कि फिर तो अच्छा ही है ना कि हम शिला पर हमला कर देते हैं, आखिर तुम महाराज को इस बात के लिए मना क्यों नहीं लेते।
सकते, जीत तो बेशक हमारी ही होनी है। सेनापति कहता है कि सिला से शांति का पैगाम लेकर कुछ लोग जल्दी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। राजकुमार जिनियन कहता है कि सिला के लोग दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं और चोरी भी करते हैं, तो आखिर उन सबके साथ कैसी शांति की बात है। फिर सुकम्यू सबके साथ वहाँ पर पहुँच जाती है। सेनापति राजकुमार को सुकम्यू के बारे में बताता है, लेकिन वो उसकी तरफ देखता भी नहीं और अपना खाना ही खाते जाता है। फिर सुकम्यू उसे अपने बारे में बताती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कोई जवाब नहीं देता। तो सुकम्यू कहती है कि ठीक है, आप इत्मीनान से खाना खाइए, हम आपका इंतजार करते हैं। तो राजकुमार कहता है कि जैसी आपकी मर्जी। सुगो कहता है कि क्या ये हमें इग्नोर कर रहा है, मैं तो इसे अभी मजा चखाता हूँ। आगे जाने वाला होता है तो मैक्चून उसे रोक लेता है और फिर सारा खाना खाने के बाद वो सुकम्यू को आगे बुलाता है और कहता है कि आप यहाँ पर आई हैं तो मेरे लिए कुछ अच्छे से तोहफे तो जरूर लाई होंगी। तो सुकम्यू कहती है कि मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। फिर सुकम्यू राजकुमार को एक छोटे सोने की मूर्ति देती है, तो वो कहता है कि क्या बस इतना ही लाई हो। सुकम्यू कहती है कि ये कोई तोहफा नहीं है बल्कि शांति की निशानी है। तो राजकुमार कहता है कि फिर तुम क्या चाहती हो कि क्या मैं भी इनकी तरह दयालु बन जाऊं। और फिर वो उठ के सुकम्यू के पास आता है और उसे आकर कहता है कि तुम्हारी उम्र कितनी होगी और क्या तुम नहीं जानती कि दो राज्य के बीच में शांति कैसे फैलाई जाती है। और वैसे बुरा मत मानना, तुम इतनी खूबसूरत भी नहीं हो कि मैं तुमसे शादी करूं और मेरे पास तो कई बीवियां हैं। और सुकम्यू को ये बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। आरो को दिखाते हैं जो एक बच्चे के चोट का इलाज कर रही होती है। तो वो बच्चा तोहफे में आरो को एक हेयर पिन देता है। आरो पहले तो लेने से मना कर देती है, फिर उसके बार बार देने पर कहती है कि मैं इसे कुछ देर के लिए पहन लेती हूँ, लेकिन बाद में तुम्हें वापस कर दूंगी। फिर इतने में ही सिपाही आते हैं और उस बच्चे को लेकर जाने लगते हैं। तो आरो कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम इसे कहाँ लेकर जा रहे हो। तो सिपाही कहते हैं कि ये एक चोर है। आरो कहती है कि ये तो एक छोटा सा बच्चा है जो बोल भी नहीं सकता, ये आखिर चोरी कैसे कर सकता है। फिर वो सिपाही आरो के बालों पर हेयर पिन देखते हैं तो कहते हैं कि ये भी इनके साथ ही मिली हुई है, इसे भी साथ ले चलो। और वो आरो को भी ले जाते हैं और सुकम्यू की सेविका आरो को ले जाते हुए देख लेती है। फिर वो आरो को जेल में डाल देते हैं। आरो उनसे कह रही होती है कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, बल्कि मैं सिला की राजकुमारी के साथ यहाँ पर आई हूँ। फिर राजकुमार सुकम्यू से कहते हैं कि तुम तो बहुत ज्यादा घबरा रही हो और तुम्हें देखकर मुझे भी घबराहट हो रही है। और कहते हैं कि अगर यहाँ पर राजकुमार बात करने आते तो इस बात का कोई और मतलब होता, लेकिन अगर तुम आई हो तो तुम्हें क्या लगता है कि इसका क्या मतलब हो सकता है। सुकम्यू कहती है कि अगर आपको ये तोहफा नहीं पसंद तो मैं आपको और भी तोहफे भेज सकती हूँ, लेकिन तब तक आप सिला पर हमला नहीं करेंगे। राजकुमार कहता है कि वो तोहफे सोना और चांदी हो सकता है, वो सब मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। 2 दिन में हमारे महाराज का जन्मदिन है और मैं उन्हें सिला राज्य तोहफे के तौर में दूंगा, और अगर आपको सोचने के लिए वक्त चाहिए तो वो मैं आपको दे सकता हूँ। सुकम्यू की सेविका होरांग के पास आती है और उन्हें आकर बताती है कि आरो को कैद कर दिया गया है। सभी भागते हुए जाते हैं और सिपाहियों से लड़ने लगते हैं। सुहो अपनी तलवार निकालने वाला होता है तो मैक्सुन उसे कहता है कि तलवार नहीं निकालनी यहाँ पर, अगर तुमने यहाँ पर तलवार निकाल ली तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जंग होगी और शांति नहीं होगी। और वो सभी बिना तलवार निकाले लड़ने लगते हैं, लेकिन सिपाही ज्यादा होने की वजह से वो सभी पकड़े जाते हैं। सेनापति राजकुमार को आकर बताते हैं कि होरांग से मुसीबत खड़ी करती है। राजकुमारी सुकम्यू के साथ आई हुई वेद को हमारे सिपाहियों ने गलती से चोर समझकर जेल में डाल दिया। राजकुमार कहता है कि हैरानी की बात है, एक मामूली सी वेद के लिए सभी होरांग लड़ने के लिए पहुँच गए। फिर सेनापति आता है और सभी सिपाहियों से कहता है कि होरांग को जेल में डाल दो। जब सिपाही होरांग को लेकर जा रहे होते हैं तो बेनरियो वहाँ पर स्कारमैन को देखता है। सभी होरांग को जेल में डाल देते हैं। सेनापति कहता है कि राजकुमार का हुक्म है कि यहाँ पर कोई भी परेशानी खड़ी मत करना। बेनरियो मुसलसल स्कारमैन के बारे में ही सोच रहा होता है। फिर स्कारमैन सेनापति से मिलता है और उसे बताता है कि योंगचिल ने यहाँ के राजकुमार के लिए कुछ तोहफे भेजे हैं, लेकिन इस बार मैं ये सब तोहफे उन्हें खुद देना चाहता हूँ। फिर हमें युकोंग को दिखाते हैं जो क्वीन जीसू के पास आता है और कहता है कि महाराज से राजगद्दी छीन कर तुम खुद राज कर रही हो और राजकुमारी को भी इतने मुश्किल काम के लिए तुमने भेज दिया है और अपनी सबसे अच्छी दोस्त को एक झूठे इल्जाम में फंसाकर तुमने मार दिया और तुम खुद यहाँ पर सुकून से जाए भी रही हो। क्वीन जीसू कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो युकोंग कहता है कि मैंने सुना है कि होरांग में ही महाराज मौजूद हैं और आंजी का बेटा मोमयोंग ही महाराज है, तो अगर ऐसा है तो जब भी वो बेटी से वापस आए तो उसे महाराज बना देना, फिर मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। क्वीन जीसू कहती है कि 10 साल तक तुम खुद गायब थे और अब तुम मुझे आकर कह रहे हो कि आंजी के बेटे को मैं महाराज बना दूं, मैं ऐसा क्यों करूं और तुम कहना क्या चाहते हो। युकोंग कहता है कि मैंने सुना है कि महाराज होरांग में ही मौजूद हैं, तो क्या ये बात सच है। फिर हमें राजकुमार को दिखाते हैं जिसके पास स्कारमैन होता है और वो उसका सोना देख रहा होता है। कहता है कि मैंने सुना था कि सिला के कई महाराज हैं, तो शायद ये बात सच ही है। फिर स्कारमैन अपनी आंखें ऊपर करते हुए राजकुमार को देखने की कोशिश करता है तो सेनापति स्कारमैन के गर्दन पे तलवार रख देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी आंखें ऊपर उठाने की। राजकुमार कहता है कि अगर आज तुम यहाँ पर ये बेशकीमती सोना ना लेकर आए होते तो मैं तुम्हारी आंखें खुद निकाल लेता। तो स्कारमैन उनसे माफी मांगने लगता है। राजकुमार पूछते हैं कि वो क्या चाहते हैं। स्कारमैन कहता है कि योंगशिल ने कहा है कि वो वक्त आने पर
आपको एक खत भेजेंगे। फिर स्कारमैन वहाँ से चला जाता है और राजकुमार योंगचिल का खत निकालता है। राजकुमार को वो खत पेंड्रू ने दिया होता है। जब आरो के लिए सभी हुरांग लड़ने के लिए गए थे तो उस वक्त पेंड्रू ने पहले खत दिया था, उसके बाद लड़ने गया था। फिर राजकुमार उस खत को पढ़ते हैं, स्कारमैन को दिखाते हैं, जो कहता है कि आज तो मेरी आंखें बार बार बच गई, पर कोई बात नहीं, मैंने बेगची के राजकुमार को देख ही लिया। फिर राजकुमार खत पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि सिला के महाराज हुरांग में से ही एक हैं और फिर वो उन सबको ही मारने के लिए कहता है, यहाँ तक कि पेंड्रू को भी। राजकुमार कहता है कि ये अपने ही महाराज को मारना चाहते हैं, इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है और मेरे ख्याल से अभी हमारा महाराज से ही बात करना ज्यादा बेहतर होगा। सुखमियो को दिखाते हैं जो सभी हुरांग के पास होती है और कहती है कि ये सब कुछ क्या है। सुहो कहता है कि हमें माफ करना, उन लोगों ने आरो को कैद कर लिया था तो हमसे रहा नहीं गया। सुखमियो कहती है कि उस 2 कोरी की वेद को वो चाहे कैद करे या मार डाले, इससे क्या फर्क पड़ता है। तुम लोग नहीं जानते मैंने सिला के लिए यहाँ पर कितना कुछ गलत बर्दाश्त किया है और जो हुरांग मेरी मदद के लिए आए थे वो तो अब खुद ही कैद हो गए हैं। सुखमियो जाने लगती है तो मोम्योंग कहता है कि अगर ये गलत है तो हमें इसके खिलाफ लड़ना चाहिए और अगर ये लड़ाई सिला के लिए है तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। गलत के खिलाफ लड़ना शूरवीरों की निशानी होती है और आप सिला की तरफ से आई हैं, आपको किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर सुखमियो सीधा गुस्से में राजकुमार के पास आती है और उसे आकर कहती है कि आपने सिला के लोगों को इस तरह से कैद क्यों करके रखा है। वो मामूली से किसान है, कोई सिपाही नहीं है, उनसे बस इतनी गलती हुई है कि वो बेगची में आकर अपना काम कर रहे हैं, इसके अलावा और तो कुछ नहीं है। जंग करने के लिए ऐसी छोटी छोटी दलीलें देना बंद कर दें, ये सब चीजें तो बातचीत करके भी सुलझाई जा सकती हैं। राजकुमार कहते हैं कि आप यहाँ पर जंग ना करने के लिए ही तो आई हैं, तो फिर क्यों ना हम शादी करके इस बात को खत्म कर देते हैं। सुखमियो कहती है कि मेरा रिश्ता पहले से ही हो चुका है। तो राजकुमार कहते हैं कि मैंने तो सुना है वहाँ के लोग तो एक कुलीन के साथ ही शादी करते हैं और जो खबर मुझे मिली है उसके मुताबिक हुरांग में से ही एक महाराज है और आपका रिश्ता भी शायद उसी महाराज से हुआ होगा। तो फिर अगर मैं इन सभी हुरांग को मार दूं तो आपका रिश्ता तो रहेगा ही नहीं। तो सुखमियो सेनापति की तलवार निकालती है और राजकुमार के दोनों पांवों के दरमियान मारती है और गुस्से से कहती है कि मैं आखिरी बार कह रही हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी और तुम सिला के महाराज का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सुखमियो वहाँ से चली जाती है और राजकुमार हंसने लगता है। फिर सिला के कैदियों को बांधकर वो बाहर लेकर आते हैं और सभी हुरांग को भी बाहर लेकर आते हैं। फिर राजकुमार कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम चारों हुरांग में से ही एक महाराज है, तो तुम में से जो कोई भी महाराज है वो सामने आए और मुझसे बात करे ताकि आगे क्या करना है हम उसे तय कर सके और अगर महाराज सामने ना आए तो इन सभी बंदियों में से एक एक करके हम सबका सर काटते रहेंगे और सिला भेजते रहेंगे। फिर हमें हुरांग मास्टर को दिखाते हैं जिसके पास युकोंग आता है और उसे कहता है कि महाराज हुरांग में मौजूद हैं, क्या ये बात सच है। हुरांग मास्टर कहते हैं कि भला इस बात का मुझे कैसे पता हो सकता है, उन्हें तो छुपा कर रखा हुआ है। फिर युकोंग उन्हें अपनी बात बताता है, कहता है कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे पिता को लगा था कि मैं मर जाऊंगा क्योंकि मैं एक टांग से अपाहिज जो पैदा हुआ था, उन्होंने मुझे ठंडे कमरे में मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन मैं फिर भी जिंदा रहा और अब देखो मुझे सबसे छुप कर रहना पड़ता है। और वे कहते हैं कि मेरे ख्याल से हमें महाराज को बदल देना चाहिए, एक ऐसा महाराज होना चाहिए जो इस ऊंच नीच को ना देखे और अगर हमें कोई ऐसा महाराज मिल गया तो वो मैकचोन से बेहतर साबित हो सकता है। हुरांग मास्टर कहते हैं कि हो सकता है कि हमारे महाराज इस काम में बेहतर ही साबित हों और ये बात सच है कि मैं क्वीन जीजू के खिलाफ हूँ क्योंकि उन्हें अपने बेटे पर यकीन नहीं है और इस वजह से उन्होंने उसका सिंहासन उसे नहीं दिया है, लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं ये गलत काम नहीं कर सकता, ये मेरा आपसे वादा है। फिर महाराज जब तक सामने नहीं आए होते तो वो बंदियों में से 4 लोगों को लेकर आते हैं। राजकुमार कहता है कि महाराज सामने आ गए तो ठीक है, वरना इनका सर काट देना। मैकचोन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे और फिर उन 4 लोगों का सर काट दिया जाता है और एक का खून मैकचोन के हाथों पर गिरता है। फिर जिन अगले 4 कैदियों को लाया जाता है उनमें एक आरो होती है। राजकुमार कहता है कि जल्दी करो, मेरे सब्र का पैमाना टूट रहा है। मोम्योंग बार बार बस आरो को ही देख रहा होता है। आखिरकार मैकचोन आगे जाने का इरादा करता है, लेकिन मैकचोन के आगे जाने से पहले ही मोम्योंग ऊंची आवाज से कह देता है कि मैं हूँ सिला का महाराज। फिर मोम्योंग आगे बढ़ता हुआ राजकुमार के सामने खड़ा होता है और उसे कहता है कि मैं हूँ सिला का राजा।